हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाजीराम पॉइंटर्स डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड अक्टूबर 2। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन करके उसको डाउनलोड कर सकते हो। ऑल्सो जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूँ कि जो भी वीडियोस आती हैं इस चैनल पे वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहती हैं। कभी कभी उसमें एक दो आर्टिकल होते हैं इंपॉर्टेंट, तो मैं उसको मेंस के पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस कर लेता हूँ। जस्ट टू टेल यू गाइस कि मेंस में कौन से आर्टिकल्स को यूज़ करना है, मैंने 2-3 बार भी बता दिया, तो तुम्हें आइडिया लग गया, तो तुम खुद भी उसको बाद में कर सकते हो। ठीक है। ऑल्सो द वीडियोज़ आर मेंट फॉर रिविजन एज वेल। वीडियोज़ को इंटेंशनली मैं 10 मिनट 12 मिनट के अंदर ही रखता हूँ ताकि उससे बाद में भी रिवाइज़ किया जा सके। ऑल्सो जैसे जैसे तुम स्टैटिक अपना कवर करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें समझ में आएगा कि किसी भी आर्टिकल को कैसे तुम्हें उसमें लिंकेजेस डेवलप करके पढ़ना होता है। ठीक, तो ये भी पर्पज़ है इस वीडियो का। और एट द एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रिविजन। ठीक, अगर मान लो तुम्हें 6 वीडियो भी रिवाइज़ करनी है वाजीराम पॉइंटर्स की तो तुम्हें 1 घंटा लगेगा। अगर 1 घंटा निकाल के तुमने 6 दिन का अगर रिवाइज़ कर लिया तो ट्रस्ट मी तुम्हें लास्ट में करंट अफेयर्स में फोमो नहीं होगा। क्योंकि मैं बहुत टाइम लगा के एक वीडियो को बनाता हूँ, उसमें बहुत सी चीज़ें मैं इंक्लूड कर देता हूँ, तो तुम्हारे लिए काम कम कर देता हूँ। अगर तुम उसको तब भी नहीं रिवाइज़ कर पा रहे हो तो द फॉल्ट लाइज ऑन योर पार्ट। तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, तुम चाहो तो अभी भी रिवाइज़ कर सकते हो। ऐसा करो 3-4 दिन का ब्रेक लो और उसमें तुम अपना करंट अफेयर्स रिवाइज़ करो। अब देखो स्वॉलोटेल बटरफ्लाइज न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि असम के कुछ सिट्रस होस्ट प्लांट्स थे जिस पे ये रहती थी। उन प्लांट्स को मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता था, तो वो प्लांट्स जो हैं वो थ्रेटन हो गए, तो हमारी जो स्वॉलोटेल बटरफ्लाइज थी ये भी थ्रेटन होने लगी। ऑल्सो IUCN जो है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट को रेफ़र करता है स्वॉलोटेल रिच जोन। ठीक है, तो ये याद रखना है। ऑल्सो इसी कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो हमारे WPA के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आती हैं, सम स्पीशीज़। ठीक, और इसकी कुछ स्पीशीज़ जो हैं वर्ल्ड में एंडेंजर्ड भी हैं। ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हमें ये देखना है कि बटरफ्लाइज का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है, मतलब ये कैसे हेल्प करती हैं हमारे एनवायरनमेंट वगैरह में। तो जब भी तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो तुम्हें सबसे ब्रॉडेस्ट आंसर की तरफ जाना है। ठीक, जो तुम्हें नहीं भी लगता तुम्हें वो भी लगाना है। मान लो कोई क्वेश्चन है जिसमें बोल देता है कि डाइवर्सिटी को इंक्रीज़ करती हैं, तो तुम्हें पता हो ना हो तुम्हें लगाना ये है कि हाँ ठीक है डाइवर्सिटी को करती होंगी। अब जो चीज़ तुम्हें डायरेक्टली नहीं पता है वो भी तुम्हें इन्फर करना है कि हो सकता है कि डाइवर्सिटी को कुछ स्पीशीज़ इसकी इंक्रीज़ भी करती हो, तो उस तरीके से वो क्वेश्चन को एड्रेस करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो गवर्नमेंट लेके आई है जल्द ही अमृत प्रोग्राम अंडर दी अमृत स्कीम। ऑलरेडी मैंने अमृत स्कीम पढ़ा रखी है, बट यहाँ क्या है अमृत 2.0 और अमृत जो इनिशियल थी उसके बीच में कंपैरिजन देखना ज़रूरी है। ठीक, तो पहले ये देख लेते हैं। अब देखो जो अमृत स्कीम थी ये लॉन्च हुई थी 2015 में। पहली बात बता दूं ये दोनों ही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें क्या है कुछ हम अर्बन रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम स्टेट से पैसा तो लेंगे ही। ठीक, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब अमृत जो थी 2015 में लॉन्च हुई और ये 500 सेलेक्टेड सिटीज़ में लॉन्च हुई। यहाँ पे क्या करती कि ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाली थी, जैसे सिवरेज हो गया, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ हो गई, ग्रीन स्पेसेस हो गई और भी अर्बन रिफॉर्म्स थे। ठीक है। अब अमृत 2.0 किस लिए शुरू की गई, ये बिल्ड करती है अमृत स्कीम पे। मतलब अमृत स्कीम जो है इसके अंदर एम्बाइब्ड है और 2021 में लॉन्च हुई और 5 साल का इसका भी टर्म है। ठीक, तो 2026 तक रहेगी। अब इसमें क्या है जो हमने यहाँ पे 500 सिटीज़ जो थी, अब इसमें हम क्या करेंगे इन 500 सिटीज़ में सीवरेज की ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे बेटर। ठीक है, उन 500 सिटीज़ में। और हम क्या करेंगे पानी की सप्लाई बढ़ा देंगे 500 सिटीज़ से इंक्रीज़ करके 4900 स्टैट्यूटरी टाउन्स में। अब स्टैट्यूटरी टाउन्स तुम ऑलरेडी पॉलिटी में पढ़ोगे कि ये होते क्या हैं। बेसिकली जहाँ पे म्यूनसिपालिटी हो या फिर नोटिफाइड एरिया कमेटी हो उनको बोलते हैं स्टैट्यूटरी टाउन्स। बस ये समझ लो एक डिजिग्नेशन होता है। तो हम क्या करेंगे 500 सिटीज़ से इंक्रीज़ करके 4900 में ये पानी की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। और अमृत स्कीम जो बात करती है वो बात करती है सिटी वाटर बैलेंस प्लान की। अब देखो ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली सर्कुलर इकोनॉमी पे बेस्ड एक कंसेप्ट है। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि जो भी पानी हमने यूज़ किया, ठीक, हम उसको क्या करेंगे रिसाइकल करेंगे और उसको हम फिर रीयूज़ करेंगे। ठीक, तो वेस्टेज सबसे कम कर देंगे और सेम रिसोर्स को बार बार यूज़ करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। तो बस उसी को अगर वाटर के केस में लगा दिया जाए तो हमारा बन जाएगा सिटी वाटर बैलेंस प्लान। अब देखो जल ही अमृत प्रोग्राम क्या है, ये अमृत के अंदर एक पार्ट है जिसमें क्या करेगा जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट थे उनको और एफिशिएंट कर देगा। ठीक, बस वही है हमारा जल ही अमृत प्रोग्राम। ठीक है। अब इसमें क्या होगा स्टार रेटिंग दी जाएगी 3 से 5 के बीच में, और इसको बोल देते हैं हम वाटर क्रेडिट, क्लीन वाटर क्रेडिट। अब जिसकी भी रेटिंग 3 से ऊपर होगी उसको क्या होगा कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेंगे। ठीक, वो हमारे लिए जानने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लो कि जल ही अमृत के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को एफिशिएंट बना रहे हैं, उनको रेटिंग कर रहे हैं, उसके बेस में उन्हें हम फाइनेंशियल इंसेंटिव देंगे। ठीक है। ऑल्सो अगर मैंने नहीं बताया तो बता दूं कि ये सब कुछ काम जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर है। ठीक है।
तो देखो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो है ये है हमारा तमिलनाडु में। ऑलरेडी मैंने इसे डिटेल में डिस्कस कर रखा है, मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे तुम ये बता दो कि ये किस बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। ठीक, अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो रिवीजन बहुत लैग कर रहा है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रिवाइज जरूर कर लेना है। अगर देखो तुम अपना करंट सही रखते हो तो तुम्हें जो दिसंबर और जनवरी में जो रश होता है ना वो नहीं रहेगा। फिर तुम्हें स्टैटिक का इशू रहेगा और स्टैटिक तुम्हें पता चल जाता है कितने दिन में कवर हो सकता है। करंट ही है जो तुम्हें प्रॉब्लम कॉज करेगा, और उस समय बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें बताएंगे कि ये कर लो, 5 मिनट में कर लो, 10 मिनट में कर लो। वो कुछ नहीं होता है, टाइम लगता है हर चीज़ में। तो जितना टाइम इधर लगाओगे उतना उधर तुम्हारा टाइम बचेगा। ठीक, ऑल्सो दूसरा टर्म इसमें दे रखा है हर्पेटोफाउना। अब कंबाइंड रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस को हम बोलते हैं हर्पेटोफाउना, तो ये टर्म याद रखना है तुमको। बाकी देखो 2 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ यहाँ पे मिली हैं, दोनों फ्रॉग की स्पीशीज़ हैं। एक केव डांसिंग फ्रॉग है। तो देखो मैंने तुम्हें डांसिंग फ्रॉग के बारे में डिटेल में बता रखा है, क्योंकि ये एक बार यूपीएससी के क्वेश्चन में भी था, तो इसलिए मैंने इसको बता रखा है डिटेल में। और दूसरा देखो यहाँ पे लिखा है इंद्रनील नाइट फ्रॉग, दोनों ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और अगर तुम्हें स्पेकुलुंका भी दे देना, जो कि इसका नाम है इस वाले फ्रॉग का, तो तुम्हें याद रखना है कि ये एम्फीबियंस हैं। ठीक, अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है भारत जेन इनिशिएटिव। ये बेसिकली इंडिया को जनरेटिव एआई बनाने के लिए इनिशिएटिव है। अब जनरेटिव एआई क्या होता है ये मैंने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो मैं शॉर्ट में यहाँ बता देता हूँ। ये बेसिकली क्या करते हैं कि तुमसे कोई डेटा लेंगे और उसका यूज़ करके एक नॉवल डेटा प्रोड्यूस करते हैं। अब वो चाहे ऑडियो डेटा हो, वीडियो डेटा हो। ठीक, अब दूसरा टर्म इसमें जो दे रखा है मल्टी मोडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, तो एलएलएम्स और भी मैंने तुम्हें डिटेल में बता रखा है कि ये होते क्या हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, तुमसे नेचुरल लैंग्वेज जो होती है हमारी उसको प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी होती है इनको, और अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी होती है। ठीक, अब आते हैं इस आर्टिकल की यूटिलिटी पे। तो देखो इसको हम GS1 में डाइवर्सिटी वाले सेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये यूज़ किया जाएगा फॉर एड्रेसिंग दी सोशियो कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को। कैसे? क्योंकि ये इंडियन लैंग्वेजेस पे बेस्ड होगा, जो डेटा हम इसे फीड करेंगे वो इंडियन डेटा होगा, इंडियन सेंट्रिक डेटा होगा। ठीक, ऑल्सो इसको हम पब्लिक डिलीवरी सिस्टम जो कि हमारा पार्ट होता है GS2 का, उसमें यूज़ कर सकते हैं कि ये बेटर वे में पब्लिक डिलीवरी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेगा। ऑल्सो हम इसको GS3 में यूज़ कर सकते हैं साइंस एंड टेक में, कि हमने भी एक इंडिया सेंट्रिक जनरेटिव एआई बनाने का चैलेंज ले लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, अब इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? IIT बॉम्बे कर रहा है। ठीक, IIT बॉम्बे अंडर कौन से मिशन के अंदर? नेशनल मिशन ऑन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स। ये भी जो मिशन है ये 2018 का मिशन है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ठीक है, अब देखो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक डेपो ऑनलाइन सिस्टम है। ये क्या करता है कि इसमें जितना भी हमारे पास स्टॉक है ना ग्रेन्स वगैरह का, उसके सप्लाई चेन से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे होती है। तो अब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है जिसको बोलते हैं अन्न दर्पण। ये क्या करेगा कि ये जो हमारा डेपोट ऑनलाइन सिस्टम था इसको और मॉडर्नाइज करेगा, इसको यूज़र फ्रेंडली बनाएगा। ठीक, और इसको और इंटीग्रेटेड बनाएगा। ऑल्सो जो इसका यूज़र इंटरफेस होगा वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली होगा और एफिशिएंसी को इंप्रूव करेगा और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा। तो तुम्हें GS3 में तुम देखोगे कि एक सप्लाई चेन से रिलेटेड तुम्हारा टॉपिक है, तो वहाँ पे तुम्हें क्या करना है, अन्न दर्पण को यूज़ करना है एज एन एग्जाम्पल। ऑल्सो तुम इसे डिजिटल इनिशिएटिव्स में भी यूज़ कर सकते हो। इवन तुम ये भी लिख सकते हो कि डेटा ड्रिवन जो गवर्नेंस है उसमें भी तुम इसको यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा क्या है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मैंने बता ही रखा है बहुत बार कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1965 में बनी थी। ठीक, और किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है, अब देखो चाइना ने सेकंड फेज शुरू कर दिया है किसका? 500 एपर्चर स्पेरिकल टेलीस्कोप का, जो फास्ट टेलीस्कोप है। ऑलरेडी ये मैंने रेडियो टेलीस्कोप्स में तुम्हें पढ़ा रखा था। जिस दिन मैंने तुम्हें रेडियो टेलीस्कोप और ऑप्टिकल टेलीस्कोप के बीच में डिफरेंसेस पढ़ाए थे, उस दिन मैं बता रखा था कि चाइना का भी एक टेलीस्कोप है जिसको फास्ट बुलाते हैं। तो अगर तुम्हें याद नहीं आ रहे हैं वर्ल्ड के सारे रेडियो टेलीस्कोप, मतलब तुम्हारा रिवीजन लैकिंग है। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से काम कर रखा है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो कूना नेशनल पार्क ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ऑलरेडी किस लिए न्यूज़ में है ये भी कुछ काम का नहीं है। रिवर उवर मैंने सब बता रखी है इसमें डिटेल में, तो रिवाइज करोगे तो मैं खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो आज कम से कम 5 टॉपिक थे जिसमें मैंने ये बोला है कि मैंने इसे पढ़ा रखा है। ठीक, इवन ये भी जो टॉपिक है मैंने तुम्हें एडिबल ऑयल जितने भी होते हैं वो बता रखा है। ठीक, कैसे इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंट है ये बता रखा है, कितना हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं ये बता रखा है, किस कंट्री से हम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंपोर्ट करते हैं, कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है। इवन ये मिशन भी मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस कर रखा है। ठीक, तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, रिवीजन करते रहो। देखो टॉपिक्स रिपीट होने लगे हैं और रिपीट होंगे ही, क्योंकि उतना ही है ही, घूम फिर के बार बार वही चीज़ न्यूज़ में आ जाती है। अब देखो अल्जाइमर के आर्टिकल्स बहुत आते रहते हैं, इसको छोड़ दिया करो, इसको तुम पढ़ाई मत करो। ठीक है, ये सब फालतू है। अब देखो रिसर्चर्स ने हाई कंडक्टिविटी का और हाई इलेक्ट्रोकेमिकल स्टेबिलिटी के इलेक्ट्रोलाइट्स बनाए।
ये साइंस वालों को जानने की जरूरत नहीं है, उनको पता ही है इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। जो नॉन साइंस हैं उनको बता देता हूँ, पर समझ लो कि ये बेसिकली एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर आयन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब वो पॉजिटिव आयन हो, नेगेटिव आयन हो, या दोनों एक साथ ही प्रेजेंट हो, ठीक। तो ये क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करते हैं थ्रू आयन्स। बाकी हमारे बॉडी में भी इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं जिनके इम्बैलेंस की वजह से बॉडी भी अलग तरीके से फंक्शन करती है, जैसे नर्व फंक्शन को, मसल फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। तो बस इतना ही जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट चलते हैं।